आज की वीडियो में हम देखेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझेंगे क्या होता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे सुबह के टाइम पे, उन नोट्स को मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने वो कॉपी कर लिए हैं, उनको एक बार रीड कर लिया है। उन नोट्स में छोटी सी कमी मेरे से रह गई है। जैसे उसमें स्टार्टिंग में हमने देखा था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है, उससे नीचे एक पैराग्राफ है जो स्टार्ट होता है हेयर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है उसकी। तो वो जो पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है और वो अलग होता है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो अलग होता है। तो वो उस पर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। और जिस लोगों ने अब तक वो नहीं लिखे होंगे नोट्स वगैरह, तो वो जो है इस वीडियो को देखने से पहले उनको नोट डाउन कीजिए और उनको पढ़िए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। तो हमारा आज जिससे जो करेंगे वो है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं हमारी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इसके अंदर आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये है उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी नंबर वाले जिन चीज़ों को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ उनको स्टडी करता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, यानी जो सिंगल यूनिट होती है उसको स्टडी नहीं करता है। ये सभी को एक साथ मिलाकर जो हमारा टोटल बनता है। जैसे एक बच्चे को स्टडी नहीं करेगा, एक बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रही, रिजल्ट क्या रहा, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। पूरी क्लास की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, समरूपता, एक जैसा होना, यानी एक जैसी क्वालिटीज होने, जैसे फीचर्स होना उनके अंदर। तो ये होना जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो एक जैसा डाटा नहीं होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स में का पार्ट नहीं होगा। रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज ओनली, यानी जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, जो रिजल्ट्स हमें ड्रॉ हुए हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की वजह से और एनालिसिस करने की वजह से, तो वो जो ट्रू होते हैं ओनली ऑन एवरेज बेसिस पे होते हैं। ट्रू वो एक्चुअली ट्रू है, ट्रू हो भी सकते हैं एक्चुअल में और ट्रू नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज वो ट्रू होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो नेक्स्ट उसका जो आ रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन है वो क्या है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी अगर हम रेफरेंस जो डाटा है उसकी रेफरेंस नहीं देंगे तो रिजल्ट जो है हमारे गलत भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो है जैसे कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उसको कोई आम जन जो है वो यूज नहीं कर पाएगा, जो स्टैटिस्टिक्स को का जानकार है सिर्फ वही उनको यूज कर सकता है। और लास्ट जो है वो प्रॉन टू मिसयूज, यानी जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमारा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये तो हमारा ओवरऑल छोटा सा उसमें हो गया, हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी साइंस है या आर्ट है। तो प्रोफेसर टिपेट ने बोला, उसने जो अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद ये जवाब दिया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो आर्ट भी है, दोनों है। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी। अब साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है सिस्टमैटिक प्रोसीजर के थ्रू हम उसको जो है एनालाइज करते हैं। एज अ साइंस स्टडीज, एक मिनट रुको, इसमें नहीं लिखा हुआ, साइंस में क्या होता है, साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, हमारी साइंस 2 तरह की होती है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो नेचुरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये होते हैं और सोशल साइंस में होते हैं हमारा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है सोशल साइंस के अंदर। तो जो साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कंडक्ट कर सकते हैं, कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप उनके पीछे बता सकते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको किया जाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक मॉडल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिनकी हेल्प से हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स में भी करते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास
जिनकी हेल्प से और सिस्टमेटिक तरीके से हम स्टैटिस्टिकल रिसर्च करते हैं। तो एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर, यानी जो साइंटिफिक मेथड्स बताए हुए हैं, साइंटिफिक जो प्रोसीजर बताए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम डाटा को स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इसलिए ये क्या है, साइंस है। आर्ट में क्या होता है, आर्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारी नॉलेज है उसको अप्लाई करना क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स आर्ट कैसे, आर्ट इसलिए है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है क्वांटिटेटिव डाटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करता है। एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स relates to quantitative data to the real life problems. By using statistical data, we are able to analyze and understand the real life problems much better than otherwise. इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। तो इस ये जो स्टैटिस्टिक्स नहीं कही जाएगी, इसको कैसे हम बोलेंगे और बड़े तरीके से हम ये कहेंगे कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट इतने रेट से बढ़ रही है। तो उसको क्या होगा, उसने आर्ट को अप्लाई करते हैं, हमने वो रेट निकाला होगा किसी ना किसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्ट कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स होने के बाद इसलिए इसको हम कहते हैं आर्ट। Thus the problem of unemployment in India is meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data. इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना है ये नहीं बताया। तो अगर हम इसके साथ एक न्यूमेरिकल डाटा इंक्लूड कर देंगे, जैसे हमने बोला भारत के अंदर 20% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक मीनिंगफुल चीज़ बताएगा हमें, जो ये नहीं बता रहा था कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, इससे हमें कोई मीनिंगफुल चीज़ जो है पता नहीं चल रही है। लेकिन अगर हम इसके साथ जोड़ दें कि इंडिया के अंदर 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा, यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कहना क्या जा रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। इसलिए इसको आर्ट कहा गया, क्योंकि हम ये सिस्टमेटिक तरीके में जो है साइंटिफिक डाटा को स्टडी करती है, इसलिए साइंस है। और रियल लाइफ जो स्टैटिस्टिकल डाटा उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया जाता है आर्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, तो इसलिए ये आर्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव नेचर, मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है एनालिसिस से रिलेटेड है, यानी जो हमारा डाटा इसको एनालाइज करने के टूल्स होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। तो इन सब चीजों को जो एनालाइज करने के तरीके होते हैं वो आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जो ऊपर हमने डाटा एनालाइज किया है उसका जो कंक्लूजन ड्रॉ हमने किया है, जो कंक्लूजन ड्रॉ करने के जो मेथड्स होते हैं वो पार्ट होते हैं हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। Descriptive statistics refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. These methods are related to estimations as measurement of central tendencies. अब measurement of central tendency कौन से होते हैं, हमारे mean, median, mode होते हैं। Measures of dispersion, इसमें mean deviation आ जाता है, standard deviation आ जाता है, variance आ जाता है। और मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में ये सभी जो मेथड्स बताए गए ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस से रिलेटेड जो मेथड्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ ए सेकेंडरी स्टूडेंट इन योर स्कूल। यानी जैसे अब सेकेंडरी स्टूडेंट कौन होता है, 10th क्लास का जो बच्चा है, अगर उसकी हमें एवरेज हाइट निकालनी है, 10th क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे सभी बच्चों की हाइट का, फिर उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा एवरेज हाइट क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इस समय हमने यूज करी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जैसे मैंने बताया, इसमें वो सारे मेथड्स काउंट किए जाएंगे जो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड बाय व्हिच कंक्लूजंस आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जिनके जैसे 10वीं क्लास है पूरी, उसमें से अगर हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, तो वो जो इनको सिलेक्ट किया गया रैंडमली वो तो हो गए हमारे सैंपल, और जिसके अंदर से हमने सिलेक्ट किया जो पूरी 10th क्लास है वो क्या हो जाएगी हमारी यूनिवर्स या पॉपुलेशन, ठीक है। जिसमें से सिलेक्ट करा जा रहा है वो तो पॉपुलेशन होगी, और जिनको सिलेक्ट किया गया वो हो गए सैंपल। तो यहाँ यही कहा गया कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स
by which conclusions are drawn relating to the universe of population on the basis of given sample। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ योर क्लास टीचर एस्टिमेट्स एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज हाइट ऑफ ओनली अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मान लेते हैं जैसे 10वीं क्लास में 20 स्टूडेंट है, उसने 5 स्टूडेंट की को लिया सैंपल में, उनकी हाइट निकाली और उनका एवरेज कर दिया। पूरे 20 बच्चों की हाइट निकालने के बजाय, उन्होंने हाइट का एवरेज निकालने के बजाय उसमें से 5 बच्चों की हाइट ली, टोटल किया उनका और एवरेज निकाल लिया, और उसके बेसिस पे एवरेज हाइट जो है जजमेंट दे रहे हैं कि इतनी एवरेज हाइट है 10th क्लास के बच्चों की। तो ये हो गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर हम इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते तो हमें पूरे 20 की 20 बच्चों की हाइट लेते, उनका एवरेज निकालकर बताते कितनी हाइट है, एक एवरेज हाइट है 10th क्लास के बच्चों की, तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर हमने सैंपल लिया, सैंपल वाले बच्चों की हाइट निकाली, उसका एवरेज किया और बता दिया, पूरे क्लास के लिए उसका जजमेंट दे दिया कि 10th क्लास की एवरेज हाइट जो है इतनी होगी। तो ये हो जाता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशन जैसे मैंने बताया, पहला क्या है हमारा स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी जो भी फैक्ट्स जो है हमारे हैं, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, अगर उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो काउंट कर ली जाएगी, वो स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। और ऐसा डाटा जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है हमारा, क्वांटिटेटिव डाटा को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे सिर्फ उसको स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं करते, पहली लिमिटेशन। दूसरा हो गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट का मतलब क्या है, सबको एक साथ लेकर के स्टडी करती है, ये एक एक यूनिट को स्टडी नहीं करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, एक बच्चे का रिजल्ट जो है 10th क्लास में कैसा रहा, उसको स्टडी नहीं करेगी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि पूरी 10th का ओवरऑल रिजल्ट कितना रहा। ठीक है, नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक समरूपता, सारा डाटा एक जैसा होना। तो ये बेसिक कंडीशन है स्टैटिस्टिक्स के लिए कि सारा डाटा जो है एक जैसा होना चाहिए। अगर वो एक जैसा नहीं होगा तो डाटा के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और कंपैरिजन के बिना वो डाटा जो है सब कुछ उसकी वैल्यू क्या है, 0 होती है। तो कंपैरिजन करने के लिए होमोजेनिटी का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद रिजल्ट आर ट्रू ऑन एन एवरेज। रिजल्ट जो है एवरेज बेसिस पे ही ट्रू हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है रियल लाइफ सिचुएशन में भी वो ट्रू हो। इसके बाद विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव टू बी रॉन्ग। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं 2 कंपनी है, एग्जांपल जो बुक में दे रखा है वो देखते हैं। एक कंपनी जो क्लोथ का बिजनेस कर रही है और प्रॉफिट उसने कमाए 3 सालों के अंदर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। यहाँ पर जो कंपनी का जो प्रॉफिट है 3 सालों के अंदर लगातार बढ़ रहा है। एक दूसरी कंपनी है जो पेपर का बिजनेस करती है, उसके प्रॉफिट है पिछले 3 सालों के 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। दूसरी कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल वो घटता जा रहा है। लेकिन जब हम इनकी एवरेज करेंगे 3 साल में दोनों जो कंपनीज हैं, तो उनका जो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा तीनों सालों के लिए, तो तीनों सालों के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली कंपनी का 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, तो टोटल हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे, 3 सालों की एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2 लाख रुपए। इसी तरीके से हम जब तो दूसरी कंपनी जो पेपर का बिजनेस करती है उसके जो प्रॉफिट्स हैं 3 सालों के 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, उनको ऐड करेंगे तो 6 लाख आएगा, और डिवाइड करेंगे 3 से तो उनका भी एवरेज प्रॉफिट क्या आया, सेम आया। एवरेज प्रॉफिट सेम है लेकिन उनका ट्रेंड अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों कंपनी सेम तरीके से परफॉर्म कर रही है। एक का प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है साल दर साल और दूसरी का प्रॉफिट जो है कम होता चला जा रहा है, तो वो दोनों यूनिट्स जो है, दोनों कंपनी जो है एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमें उसका रेफरेंस देना जरूरी है, इसलिए यहाँ रेफरेंस देना जरूरी पड़ जाता है कि कंक्लूजन्स जो है इजीली ड्रॉ किए जा सके बिजनेसेस के बारे में। यहाँ क्या बोला, 10 एवरेज प्रॉफिट इन बोथ ऑफ बिजनेस कम्स टू 2 लाख पर एनम, इट मे लीड टू कंक्लूजन दैट बोथ बिजनेस हैव similar economic status, but it may not be true. We may actually find that whereas cloth business is making progress and paper business is on the decline. यानी इस एग्जांपल में क्या हम देख रहे हैं कि एक बिजनेस तो है प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और दूसरा बिजनेस पतन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स यानी हमने पहले बताया जो इकोनॉमिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स के बारे में जिनको जानकारी होगी सिर्फ वही उनका यूज कर सकते हैं और कोई उनका यूज नहीं कर सकता है। आम जन जो है वो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होना,
तो ये बहुत कॉमन सी बात है, स्टैटिस्टिक्स के डाटा को हम बहुत जल्दी मिसयूज किया जा सकता है। ये मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में यूज्ड टू सपोर्ट ए प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। यानी जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उसके लिए एक डिजायर्ड, जो हमें पता है एक बच्चे के हमें नंबर लेकर के आने 60% बनाने, तो 60% बनाने के लिए उसके लिए हम डाटा को मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से कि उसके जो एवरेज परसेंटेज है वो 60 आ जाए। तो इसमें क्या होगा, हमने डाटा को जो है मॉडिफाई कर दिया। तो इसी तरीके से जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है और मिसयूज करके उसको दिखाया जा सकता है। It is usually said statistics are like clay by which you can make a good god or a devil as you please। यानी ये कहा गया है, ये कहावत है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्ले होती है, मट्टी का टुकड़ा है, जिस तरह से आप उसको मोल्ड करोगे वो उसी तरह से बन जाएगा। अगर उससे आपको भगवान बनाना है तो भगवान की मूर्ति बन जाएगी, और शैतान की मूर्ति बनानी है तो शैतान की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। ठीक है, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडीड इट्स ग्रेटेस्ट लिमिटेशन है। और सबसे बड़ी जो है खामी जो इसकी होती है स्टैटिस्टिक्स की, वो यही है कि उसकी लिमिटेशंस में कि उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, बहुत हद तक उसका मिसयूज हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस और इम्पोर्टेंस। फंक्शंस और इम्पोर्टेंस, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो क्या पहला इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की होगी, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है हमारी, उसको क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। दूसरा होता है इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल का मतलब है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और जो सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीन सेक्टर्स हो गए। इसमें रूरल वाला, अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, ये हमारे जो है क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक के सेक्टर्स होते हैं, और इनके बीच में कंपैरिजन करना। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब होता है साल दर साल जो डाटा हमारा इकट्ठा हुआ था पिछले साल से आपके साल में कंपैरिजन करना है, इस टाइम ओवर द टाइम जो कंपैरिजन किया जाता है वो होता है हमारा इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। फिर वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, कोई घटना घटी है, किस कारण से घटी है, उसका क्या रिलेशन था, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ड्रॉ करना, निकालना। ठीक है, इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है हमारी, इकोनॉमिक थ्योरी एक ऐसा एस्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन Economic theory is an established statistical relationship between different set of statistical data offering conclusions of economic significance। यानी अलग अलग सेट्स के जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उनके अलग अलग सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना और एक कंक्लूजन ड्रॉ करके देना, वो होता है हमारा इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, जैसे हम इकोनॉमिक थ्योरी में बता सकते हैं, पहला प्राइस और डिमांड के बीच में होता है। यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट होता है कि हमारा जितना वो महंगा होता चला जाएगा उतना ही हम उसे कम कंज्यूम करना पसंद करेंगे, और जितना ज़्यादा सस्ता होता चला जाएगा उतना ही हम उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है ये क्या है हमारा, प्राइस और कमोडिटी डिमांड के बीच में है। ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है ये। ठीक है, ये कहाँ से बनती है, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से बनाई जाती है। फिर होता है फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। तो इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमारे पास होते हैं उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी है, कितने लोग टैक्स देने में सक्षम है, कितना टैक्स हमें लगाना चाहिए, उसका क्या बेसिस होगा, तो वो सब चीज़ें जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में देखते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स जो है फॉर्मुलेशन पॉलिसीज के लिए हेल्प करती है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है, और जो हाउस होल्ड होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो
सबसे पहला क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कंसीडर एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम का एग्जांपल लिया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट। तो ये तीन अलग अलग प्रॉब्लम बताइए, किसी को भी हम ले सकते हैं। द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिक्स इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। यानी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक स्टैटिस्टिशियन के पास, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करके इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करें। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिया कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी मेक इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन स्टेटिंग दैट 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड और दैट बिटवीन द ईयर्स 1995 to 2010 the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4%। कहना क्या मतलब क्या है यहाँ पे, इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, ठीक है, उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हम ये बोल दिया कि 20% जो इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करने के लिए सक्षम है, उनमें से 20% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जैसे टाइम बता दिया, इस टाइम से इस टाइम के बीच में इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उसका जो अनएम्प्लॉयड का जो पोर्शन है वो इतने से बढ़ करके इतना हो गया। तो ये क्या हो गया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर हमने इंटरसेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन बता दिया है। इकोनॉमिक्स डू नॉट मेनली स्टॉप एट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, दे वुड ट्राई टू फर्दर कॉम्प्रिहेंड इट थ्रू इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। फ्रॉम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन वी मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल हम ये चला रखा है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो रूरल सेक्टर में, रूरल गाँव में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, शहर में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइमरी सेक्टर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें जो हम निकालेंगे तो ये कंपैरिजन होगा हमारा इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन। फिर इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग द चेंज ऑफ इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम, यानी समय के अंतराल में कितना इसमें बदलाव आया उसको मैग्नीट्यूड में निकालना, ये होता है हमारा इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन से ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, जो 5 ईयर प्लान जो आए थे इंडिया के अंदर, उन प्लान्स के हिसाब से कितना जो है चेंज आया है थ्रू आउट, मतलब ओवर द टाइम। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना। इकोनॉमिक्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, दिस एनेबल्स देम टू अटेन एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज। जैसे कि हमने बताया सबसे पहले इनमें काम क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा की हेल्प से निकाला जा सकता है क्या कारण था, किस कारण की वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई है। तो इस प्रॉब्लम को अराइज डायग्नोस करने के बाद, एक अच्छी तरीके से डायग्नोस करने के बाद एक सटीक रेमेडी दी जा सकती है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प की वजह से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, जिससे कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी हमने बताया दिया है, डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट जो है कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक्स डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडी। बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन some astrological prediction, we only mean to assess and ascertain the future course of certain events which are of economic significance। यहाँ पे फोरकास्टिंग से मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणी कोई बता रहा है, यहाँ फोरकास्टिंग से मतलब ये है कि जो फ्यूचर में जो घटना होने वाली है उसको एसेस करना और उसको एसरटेन करना, ठीक है, जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की होती है ऐसी घटनाओं। Thus, on studying the behavior of the price level over several years, the economics can make statistical forecasting about the likely trend or pattern of the price level in the near future। यानी जैसे प्राइस का जो लेवल चला रहा है, पीछे किस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उसमें क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, तो उस हिसाब से पिछले डाटा को एनालाइज करके उसके बेसिस पे आगे की जो फोरकास्टिंग की जाएगी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के बारे में, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कैसे पॉलिसीज बनाता है कि टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, तो वो स्टैटिस्टिकल स्टडी की हेल्प से करेगा। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करेगा फाइनेंस मिनिस्टर, फीडबैक लेगा टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनकी कितनी टैक्स पे करने की क्षमता है और कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो
सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद वो फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसी को, जिससे कि टैक्स रेट अकॉर्डिंग टैक्स रेट्स आर फिक्स टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू विद मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पीपल। और इस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, और जो लोग हैं उनको कम से कम परेशानी उसकी वजह से हो। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मैंने बताया थी क्या होता है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में कैसी कंडीशन होती है जिसमें प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है और कंज्यूमर जो होता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। It is through the statistical methods that economics have evolved some eco-fundamentals telling us how profit of the producers are maximized and how consumer get maximum satisfaction। और ये जो statistical method है वही उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है और एक जो कंज्यूमर है वो कैसे अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो आज हमने जो पढ़ा है तो दो चीज़ें पढ़ी हमने, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ या फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप के अंदर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और उसकी लिमिटेशंस। और जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन क्या क्या है, हमने क्या क्या बताई थी, स्टडी ऑफ द मैक्रो इफेक्ट ओनली, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, और इसके बाद जो है इनका होमोजेनिटी होना जरूरी था, होमोजेनिटी का होना जरूरी है, रिजल्ट जो है उन्हें एवरेज सही होते हैं, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं, और मैं इसके अंदर सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं उसको, और मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इम्पोर्टेंस में क्या है, क्या क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन हम कर सकते हैं, और वर्किंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, इकोनॉमिक थ्योरी की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। बाकी जो मैंने आज के नोट्स में आपको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में भी भेजा हुआ है, सेंड किया हुआ है नोट्स, तो उसकी डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में जो कि होगी वेडनेसडे। थैंक यू।